नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अपना उस सेशन को स्टार्ट कर सकें और अपने जो क्वेश्चन जो 2018 में आए हुए क्वेश्चन जो है उनके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो देखिए, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों का झुकाव क्या कहलाता है। देखिए, प्रकाश की किरणें यदि अपने पथ से मुड़ती है तो यह विक्रिया क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, और अपने को पता है कि प्रकाश के अपवर्तन का जो उदाहरण है वो हम पढ़ चुके हैं। तो अपन कहते हैं कि जो टंकी होती है उसकी तली का उठा हुआ दिखाई देना, या पानी में पड़ी हुई कोई भी रोड है या पेंसिल है उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, या फिर जो तारों का टिमटिमाता हुए दिखाई देना, ये सारी क्या होती है, प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है कि चलिए, अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक प्रजनन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक ही जनक भाग लेता है। ठीक है, तो एक जनक जो भाग लेता है वो अपने को पता है कि एक जनक जो होता है वो भाग लेता है, तो इसका मतलब वो कम विकसित होता है, और अलैंगिक जनन होता है वो कम विकसित पौधों और जानवरों के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यौगिक एक सुखाने के एजेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा यौगिक है उसका उपयोग है वो एक सुखाने के एजेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हो गया कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO हम इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हमें बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शीतल पेय में और में होता है। तो शीतल पेय के अंदर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। ठीक है, कार्बोनिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है, शीतल पेय के अंदर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी, यानी वर्गीकरण विज्ञान है, और इसका जनक कहा जाता है किसको, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने क्या की थी, द्विनाम पद्धति दी थी। क्या दी थी, द्विनाम पद्धति दी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा और इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। ठीक है, बताइए। तो अपने को पता है कि एक हेलोजन अणु के अंदर क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का गुण पाया जाता है, और सबसे विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, इसी से क्या होते हैं, दूसरे परमाणु क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलिए जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं या जो वीडियो को देख रहे हैं वो क्या कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और आपको सेशन कैसा लग रहा है इसका आप है वो कमेंट भी एक बार कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। ठीक है, तो अपने को पता है कि फोकल लंबाई सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षमाभि कोशिकाएं। ठीक है, क्या कहते हैं, पक्षमाभि कोशिकाएं कहते हैं। तो जितने जो विद्यार्थी हैं वो एक बार इसका अर्थ समझ लेना कि सिलियरी बॉडी का मतलब कई बार पक्षमाभि कोशिकाएं भी आता है। ठीक है, और जो लेंस की फोकस दूरी को क्या करती है, समायोजित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु पर लगने वाले और सामर्थ्य को कहते हैं। तो लगने वाले सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता जो होती है, सामर्थ्य होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि Al2SO4 और 3 के अंदर वो ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है। तो सीधी सी बात है, अपने को क्या करना है, पहले तो इसका क्या करने है, पूरे का और अपने को आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, अपने को पता है एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो 2 अणुओं का कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, फिर SO4 की यदि अपन बात करें तो सल्फर का 1 का 32 होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन 4 का कितना हो गया, ऑक्सीजन 4 का 64 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 96। ठीक है, और जब आप 96 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 18, और ये हो गया कितना, 28 हो गया। ठीक है, तो ये 288 और ये 54 है वो इसका क्या हो गया, पूरे का, और जो अपन कह सकते हैं कि द्रव्यमान कितना हो गया इसका, तो ये हो गया 13 1 14, और ये हो गया 342। ठीक है, यानी पूरे का इसका हो गया 342, और ऑक्सीजन सिर्फ एक का कितना हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 4, ये हो गया 64 × 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 192, और 192 जो है वो अपन यदि 345 का प्रतिशत निकालेंगे 192 का, तो ये लगभग आ जाएगा कितना, 56.1% आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन बल के साथ 10 मीटर की एक ट्रॉली खींचता है तो किया गया कार्य क्या होगा। सीधी सी बात है, किया गया कार्य होता है F = ma।
किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य होता है F बराबर ma। तो अपन कह सकते हैं कि F बराबर यदि ma है तो ये हो गया 50 × 10, तो ये हो जाएगा F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 500 जूल। F बराबर कितना हो जाएगा, 500 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो सीधी सी बात है, गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। ये हो गया 1/2, m कितना हो गया 10 और v² कितना हो गया 2 × 2, ये हो गया 5, और 5 को यदि 4 से गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के न्यूमेरिकल है वो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको कई बार बता दिया है कि जो इस प्रकार के न्यूमेरिकल होते हैं उनके अंदर अपने को क्या करना है, डाटा है वो रख लेना है। ठीक है, और फिर उस हिसाब से जो फॉर्मूला लग रहा है। तत्वों में सबसे बड़ा अणु किसका है, इनमें से पूछा गया है, तो इनमें से सबसे बड़ा अणु किसका है, लिथियम का है, क्योंकि लिथियम एक क्या है, धनात्मक तत्व है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा किसका है, लिथियम का है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साइंस का आपसे पूछा गया है कि त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। तो अपने को पता है कि इस त्वचा के और नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है वसामय ऊतक, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, एरियोलर ऊतक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोलर ऊतक भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा वसा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आवधिक सारणी की और अवधि में 4 में निम्न में से कौन सा निष्क्रिय गैस है। सीधी सी बात है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि चौथे आवर्त के अंदर है वो कौन सी निष्क्रिय गैस पाई जाती है। ठीक है, देखिए यदि अपन बात करें तो सबसे पहले होती है हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, और फिर क्या होती है, क्रिप्टॉन होती है। ठीक है, तो चौथे आवर्त के अंदर कौन सी होगी, चौथे आवर्त के अंदर होगी कौन, क्रिप्टॉन होगी। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु को 4 मीटर प्रति सेकंड से 6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा देता है। तो वस्तु को गुरुत्व आपसे बल पूछा गया है, तो बल क्या होता है, बल होता है F बराबर ma। ठीक है, बल होता है F बराबर ma। यहाँ आपको m दे रखा है कितना 8, और a यदि अपन बात करें तो हो जाएगा 2/3। कैसे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग 2 हो गया, दोनों के बीच के अंतर, और बट्टे समय क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो जब 16/3 आ जाएगा अपने पास f है, तो ये लगभग हो जाएगा 5.33। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5.33। ठीक है, चलिए अगला साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था वो था कि गैस का उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन का उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है, प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर की क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कितना होता है, 3.6 × 10⁶ होता है। ठीक है, 3.6 × 10⁻⁶ क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। परिपक्व जो शुक्राणु होते हैं उनका उत्पादन कहाँ होता है। तो परिपक्व शुक्राणुओं का उत्पादन होता है कहाँ पर, वृषण के अंदर होता है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणुओं को है वो पोषण प्रदान करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक कार है वो 5 सेकंड के अंदर 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से और 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सलरेट का मतलब होता है त्वरण होती है। तो बताइए त्वरण क्या होगा। तो त्वरण होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। देखिए अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के बीच का अंतर कितना है। तो अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग के बीच का अंतर कितना है, 54 है। ठीक है, ये इसको मीटर सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 54 × 5/18। ये 3 बार कैंसिल हो गया। तो अपने पास से त्वरण अपने पास जो वेग आ रहा है वो आ रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और 15 मीटर प्रति सेकंड है वो क्या है, वेग है, और समय है 5। तो अपने पास जो त्वरण आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति वर्ग सेकंड है वो इसका त्वरण आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। बताइए परमाणु त्रिज्या को है वो मापा जाता है मिलीमीटर में,
माइक्रोमीटर में, सेंटीमीटर में या नैनोमीटर में, तो अपने को पता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻⁻10 होती है। नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻⁻15। ठीक है, तो ये अपने को पता है। तो नैनोमीटर जो होता है वो क्या होता है, इसकी और इकाई होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, तांबे के सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाया जाता है तो विस्थापित होता है। तो ये विस्थापित कौन हो जाता है, तांबा हो जाता है, क्योंकि जस्ता जो होता है वो तांबे से क्या होता है, अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 20 किलोग्राम की एक वस्तु है, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, तो वस्तु द्वारा स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh होता है। और अपने को पता है कि 20 × 8 और × 9.8, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास लगभग आ जाएगा 1568 जूल है, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे, और अभी अपन देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अगला क्वेश्चन है। तो इस पारी के अंदर साइंस के लगभग इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट पारी के अंदर देख लेते हैं आपके। तो नेक्स्ट पारी के अंदर ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो अपने को पता है कि मोनेरा समूह से संबंधित है वो कौन नहीं है, माइकोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा समूह से संबंधित नहीं होता। बाकी बैक्टीरिया, डाइटम और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, मोनेरा समूह से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, तीसरे सेल में और इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। मैंने आपको बताया बोर और बरी का नियम क्या होता है, 2n² होता है। ठीक है, तो बोर और बरी का नियम क्या होता है, 2n² होता है। तो 2 × n का मतलब यहाँ 3 दे रखा आपको, स्क्वायर हो गया, तो ये 2 × 9 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आगे जो है प्रसव पीड़ा की और दीवारों में संकुचन के कारण होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, गर्भाशय की दीवारों में अपने को पता है प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार जो और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन करता है, जिससे प्रसव पीड़ा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु त्रिज्या 13 है, तो इस तत्व के कितने सेल होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके अंदर 3 सेल होंगे, पहले के अंदर 2 होंगे, दूसरे के अंदर 8 होंगे, और तीसरे सेल के अंदर है वो 3 परमाणु होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है, एन की परमाणु संख्या 7 है, तो नाइट्रोजन परिवार के तीसरे सदस्य की परमाणु संख्या क्या होगी। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन परिवार का तीसरा सदस्य कौन होता है, आर्सेनिक होता है, जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, 33 से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो अपने को पता है मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका मोनोसाइट होती है, और ये होती है श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया कि यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की और एक गति, अपने को पता है कि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति 6 मीटर प्रति सेकंड क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि अभी देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, का pH कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का pH है वो कागज के प्रत्यक्ष, क्योंकि सोडियम का बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है कि उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, मानव शरीर में श्वसन वर्णक अपने को पता है हीमोग्लोबिन होता है, और जिसका मुख्य तत्व क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, जिसका मुख्य तत्व क्या होता है, लोहा होता है। सीसा पेंसिल में सीसा प्रतिशत होता है, तो सीधी सी बात है कि सीसा पेंसिल जो होती है वो बनी होती है किसकी, ग्रेफाइट की बनी होती है, और ग्रेफाइट के अंदर शीशे की मात्रा कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, अगला क्वेश्चन है कि
ठीक है। तो धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, कौन सी धातु होती है वो हमारी हथेली पर पिघल जाती है? तो वो होती है गैलियम। ठीक है, गैलियम एक ऐसी धातु होती है जो हमारी हथेली पर क्या हो जाती है? पिघल जाती है। ठीक, क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? तो सीधी सी बात है, वोल्ट मीटर का उपयोग है वो विभवांतर मापने में किया जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का उपयोग क्या किया जाता है? विभवांतर मापने में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे कहा जाता है। सीधी सी बात है, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित एवं त्वचा के कैंसर हेतु और उत्तरदायी विकिरण होते हैं, तो ये विकिरण कौन से होते हैं? ये होते हैं अल्ट्रावायलेट। क्या होते हैं? अल्ट्रावायलेट होते हैं। ठीक है, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? पेरा बैंगनी किरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। यौगिक के एक वलय संरचना पाई जाती है, तो अपने को पता है कि बेंजीन जो होता है वो कार्बन एक वलय संरचना के रूप में विद्यमान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है। ठीक है, तो अगला साइंस का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो है, हीलियम के 52 kg में अणु उपस्थित होती है। तो मैंने आपको बताया था दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल है, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे क्या कहलाते हैं? तो सीधी सी बात है, ये होता है W बराबर FS। बल और दूरी का परिणाम हो गया तो इसको बोलते हैं किया गया कार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि यदि गुण जो F1PD में प्रभाव रखता है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो वो क्या होता है? उसको बोलते हैं प्रभावी लक्षण, या प्रबल नहीं, प्रभावी दे सकते हैं, या प्रबल भी इसका नाम आ सकता है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पानी का घनत्व है 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर है। तो धातु का घनत्व भी दे रखा है आपको, तो धातु का सापेक्ष घनत्व है, तो सापेक्ष घनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बच गया 8.5। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक श्रृंखला में 3 20 ओम और एक कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो सीधी सी बात है कि 20 ओम के 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 ओम हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 60 ओम हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करता है? तो ये हो जाएगा कौन सा? Mg+O2। ठीक है, तो अपने को पता है कि ढांचागत का मतलब कंकाली समीकरण, यानी जो संतुलित नहीं है। तो यहाँ Mg एक है, इधर Mg, यहाँ O2 2 है, लेकिन इधर O2 क्या है? एक ही है, तो ये हो जाएगा, ये ढांचागत समीकरण। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको लगभग देखो ये पता चल चुका है कि ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो एक बार अपन यहाँ पर आपको पता चल चुका है। ठीक है, अब आगे जो है वो न्यूमेरिकल की अलग अलग टॉपिक के अलग अलग जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं उनके मैं आपको अलग अलग वीडियो है वो डाल के दे दूंगा। ठीक है, तो अब आपको कल से फिर से अपना है वो लाइव टेस्ट है वो स्टार्ट कर देंगे अपने। तो जितने विद्यार्थी है वो लाइव टेस्ट के अंदर जुड़ते थे, औरों को भी है वो जोड़ लीजिए। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो कल फिर शाम को 9 बजे से है वो लाइव टेस्ट है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल लाइव टेस्ट के अंदर, और सभी को है वो क्या करना है, लाइव टेस्ट के अंदर जुड़ के है वो फिर जवाब देना है। ठीक है, चलिए।